Hi everyone, I am back with another video on forms of poetry। इसी टॉपिक पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर यू वॉच इट। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया है और आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में एक पॉपअप आ रहा होगा, आप वहाँ से भी उसे चेक कर सकते हैं। एंड येस, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पार्ट 3। इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं द बैलेड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एपिक एंड द एलिजी। ठीक है, सो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री है हमारी वो है द बैलेड। बैलेड जो है इटालियन वर्ड बैलेड से डिराइव्ड हुआ है। बैलेड का मीनिंग होता है टू डांस। अब आप बोलोगे कि डांस का और पोइट्री का क्या कनेक्शन है यहाँ पे। तो ओरिजिनली ये सॉन्ग की फॉर्म में होता था और जो लोग होते थे ना वो एक विलेज से दूसरे विलेज इसे गाते हुए जाते थे, इसलिए ये एक तरह से डांसिंग सॉन्ग है और इस वजह से ये बैलेड से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ इट टेल्स अ शॉर्ट स्टोरी इन फॉर्म ऑफ सॉन्ग। मीन्स कि एक कोई छोटी सी कहानी बताता है एक सॉन्ग के ज़रिए से, एक गाने के माध्यम से। ठीक है, यूजुअली ये क्वार्ट्रेन में होता है कंटेनिंग रिफ्रेन्स। क्वार्ट्रेन का मतलब होता है 4 लाइन स्टैंजा। मीन्स 4 लाइन के स्टैंजाज होते हैं, उसे हम क्वार्ट्रेन बोलते हैं। तो इसमें 4 लाइन के स्टैंजाज होते हैं कंटेनिंग रिफ्रेन्स। रिफ्रेन का मतलब होता है रेपिटिशन। रेपिटिशन से मतलब है कि कोई 1 या 2 लाइन जब हर स्टैंजा में या फिर ज़्यादातर स्टैंजा में रिपीट होती है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लाइन के स्टैंजाज होते हैं और उसमें 1-2 लाइन जो है वो हर स्टैंजा में या ज़्यादातर स्टैंजा में रिपीट होती है। राइम स्कीम जो है ये होती है ABCB और जो लैंग्वेज होती है वो ईजी होती है। ठीक है, नाउ इट हैज़ एब्रप्ट बिगनिंग विदाउट अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो बिगनिंग होती है, मीन्स जहाँ से पोएम स्टार्ट होती है, वो एब्रप्ट होती है। मीन्स कि बिल्कुल क्लियर नहीं होती है। विदाउट अ सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन मीन्स हमें पता नहीं चलता है स्टार्टिंग में कि ये पोएम है किस बारे में, या मतलब ये पोएम कहना क्या चाह रही है, हमें पहले स्टैंजा से पता नहीं चलता है। हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है पोएम में, तब जाके हमें थोड़ा क्लियर होता है कि ये पोएम है किस बारे में। ठीक है, तो ये इसकी एब्रप्ट बिगनिंग होती है, मीन्स एकदम क्लियर बिगनिंग नहीं होती है। देर आर 2 काइंड्स, 2 तरह के बैलेड होते हैं, ऑथेंटिक बैलेड एंड लिटरेरी या फिर लिरिकल बैलेड। इसको मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है डिटेल में। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन इट देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बैलेड का एक एग्जाम्पल दिया है कि बैलेड, जिससे आपको पता चल जाए कि बैलेड देखने में कैसा होता है और अच्छे से समझ आ जाए जो भी हमने थ्योरेटिकल अभी तक पढ़ा था। तो ये पोएम जो है मैंने राइम ऑफ एंशिएंट मैनर ली है, जो कि S.T. कॉलरिज ने लिखी है। ये एक बैलेड है। अब देखो यहाँ पे 4 लाइन है, राइट, सो इट इज़ अ क्वार्ट्रेन। 4 लाइन स्टैंजास हैं, यहाँ पे भी 4 लाइन स्टैंजास हैं। अब इसकी जो राइमिंग है देखो, मैरिनर A 3 B I C और फिर मी, ये फिर से B आ गया क्योंकि 3 और मी राइम कर रहा है, तो यहाँ पे ये राइमिंग स्कीम हो गई ABCB। ऐसे ही इसमें ABCB, किन और डिन इज मैचिंग, राइट, इज राइमिंग। अब आता है हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग हमें नाम से ही पता चल रहा है, ड्रामेटिक में ड्रामा है एंड मोनोलॉग का मतलब होता है एक लंबी स्पीच जो सिर्फ एक पर्सन जिसमें बोले जाता है। लॉन्ग स्पीच बाय 1 पर्सन। मोनो मीन्स 1 एंड लॉग मीन्स स्पीच, तो लॉन्ग स्पीच बाय ओनली 1 पर्सन। It consists feelings, views, experience of one poetic character and there is a passive listener. इसमें क्या होता है कि
एक ही पर्सन की फीलिंग्स या व्यूज़ जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एक ही पोएटिक कैरेक्टर की रहती है, और जो इसमें दूसरा पोएटिक कैरेक्टर होता है वो सिर्फ उस चीज़ को सुनने के लिए बना रहता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई कन्वर्जेशन या वो सब नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक ही बंदा होता है जो खुद ही बोले जाता है सब कुछ, और दूसरा बंदा उसे सिर्फ एक पैसिव लिसनर की तरह काम करता है और वो सुने जाता है सब कुछ, ठीक है। इट हैज़ एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा इन इट, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है ड्रामेटिक। सो इट हैज़ एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा इन इट, जैसे कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट या फिर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। In English literature, it appeared during Renaissance period during 1575 to 1625। इस पीरियड में ये ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत ही ज़्यादा फेमस था और तभी ये नया नया आया था। इट्स आइडियाज़ आर वेग बिकॉज ऑफ देयर हिडन बैकग्राउंड। अब इसके भी जो है आइडियाज़ थोड़े वेग हैं क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि इसमें एक ही पर्सन बोले जाते हैं। यहाँ पे भी हमें एक क्लियर आइडिया नहीं मिलता कि ये हो किस चीज़ के बारे में रहा है। तो इसके एग्जांपल्स हैं हैमलेट बाय शेक्सपियर एंड द लास्ट राइड टुगेदर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो ये वाली लास्ट वाली पोएम है, ये वाली BA सेकेंड ईयर में है। तो अगर आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता है कि पोएट जो है वो जो राइड की बात कर रहा है वो हॉर्स राइड है या एक तरह से वो सेक्सुअली उसे बता रहा है। तो हमें यहाँ पे वेगनेस दिखाई देती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग में थोड़े से आइडियाज़ जो होते हैं वेग होते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता कि किस बारे में बात हो रही है। सो नाउ नेक्स्ट फॉर्म इज़ एपिक। नाउ एपिक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोगों को ये फॉर्म ऑफ पोइट्री समझ ही नहीं आती है। तो देखो, एपिक को समझाने के लिए सबसे बड़े एग्जाम्पल्स जो इंडियन एपिक के हैं वो है महाभारत और रामायण। आप सब ने ये देखी होगी महाभारत और रामायण, और नहीं देखी तो प्लीज़ देख लो, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो जो एपिक होता है वो एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है। यहाँ पे एक नरेटर होता है जो सब कुछ नरेट कर रहा होता है और ये बहुत ही लंबी होती है। आपने महाभारत और रामायण देखी है, आपको पता है कि ये कितनी लंबी होती है, और आपने इसमें ये भी देखा है कि एक पर्सन बताते रहता है सब कुछ, बीच बीच में नरेटर आता रहता है, राइट। इट इज़ रिटन ऑन अ हीरोइक ग्रेट या सीरियस सब्जेक्ट। तो आपको पता है कि महाभारत और रामायण बहुत ही ग्रेट सब्जेक्ट पे थे, हीरोइक थे। जैसे यहाँ पे वॉर्स होती थी, महाभारत में जो भी युद्ध हुए थे, रामायण में जो भी हुआ था, तो ये सब जो कि क्या था, हीरोइक चीज़ें थी, राइट। तो इसके ऊपर ये एपिक लिखा जाता है। अ हीरोइक पर्सनालिटी ऑन हुज एक्शन डिपेंड द फेट ऑफ अ ट्राइब और नेशन। मीन्स इसमें एक ऐसा हीरोइक कैरेक्टर होता है या फिर एक पर्सन होता है जिसके एक्शन से सब कुछ इधर उधर हो जाता है। मीन्स उसके एक्शन पे सब कुछ डिपेंड करता है, पूरी उस किस्मत सब इधर की उधर पलट जाती है, काइंड ऑफ लाइक दिस। जैसे रामायण में अगर जो रावण है वो सीता का हरण करता ही नहीं तो पूरा युद्ध होता ही नहीं, राइट। तो उसके इस एक्शन से, सिर्फ सीता का हरण करने से कितना सब कुछ पलट गया, राइट, कितना बड़ा युद्ध हुआ। तो ऐसे ही इसमें एपिक में यही सब चीज़ें, हीरोइक पर्सनालिटी या फिर चीज़ें के बारे में रहता है। उसमें एक हीरोइक पर्सनालिटी होती है जिसके एक्शन से सब कुछ डिपेंड करता है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ रहा हो और मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ, क्योंकि आई एम गिविंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इट हैज़ हिस्टोरिकल एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। ऑब्वियसली इसमें हमने देखा था महाभारत रामायण में कितनी ज़्यादा इनके पास शक्तियाँ होती हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं इसमें, और हिस्टोरिकल होता है, मीन्स पहले हुआ था उसके बारे में ये बताता है, इसके बारे में ये नरेशन होता है, राइट। रिलीजियस एंड स्क्रिप्चरल थीम्स। जनरली देर इज़ अ वॉर बिटवीन गुड एंड एविल, मतलब अच्छाई और बुराई के बीच में इसमें वॉर होती है, लड़ाई होती है हर जगह। इसमें यही रहता है, एपिक है। बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसे महाभारत में भी पांडव और कौरवों के बीच में हुआ था, अच्छाई और बुराई के बीच में। इधर इसमें भी रामायण में भी इसके बीच में राम जी और
रावण के बीच में, राइट। तो यहाँ पे अच्छाई और बुराई की जो भी वॉर होती है वो जनरली इसमें इसका थीम रहता है, ठीक है। इन क्लासिकल एपिक थीम इज स्टेटेड इन वेरी बिगनिंग। अब देखो, जब भी आपने रामायण या महाभारत देखी होगी, स्टार्टिंग में वो नरेटर आता है ना बोलने, मैं काल हूँ या मैं धरती माँ हूँ, कुछ ऐसे बोलने आता है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा होता है कि एक्चुअली होने क्या वाला है इसमें। तो थीम जो है वो स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया जाता है कि ये किस बारे में है और एकदम क्लियर रहता है। जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या था, उसमें क्लियर नहीं था कि एक्चुअली वो बात किस बारे में कर रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या है, एपिक में यहाँ पे एकदम थीम जो है वो बिगनिंग में ही बता दिया जाता है। आई होप आप सबको ये सब समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैंने रामायण और महाभारत का आपको एग्जाम्पल दिया है तो आप सब कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे, राइट। अब यहाँ पे अभी तक तो हमने इंडियन एपिक्स देखे थे, अब ये हैं जो ब्रिटिश एपिक्स हैं। प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ, ये बहुत ही फेमस है, और पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन, जिसमें एडम और ईव की स्टोरी होती है। तो ये बहुत ही फेमस एपिक्स हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ एलेजी। एलेजी जो है एक मॉर्निंग सॉन्ग है। मॉर्निंग, ये सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है, ये मॉर्निंग सॉन्ग है। अ सैड सॉन्ग। मॉर्निंग का मतलब होता है शोक मनाना, मतलब किसी की जब डेथ हो जाती है तब जो हम शोक बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं अपना दुख प्रतीत करना, उसे बोलते हैं मॉर्निंग सॉन्ग या फिर एक सैड सॉन्ग, ठीक है। तो एलिजी जो है वो जनरली किसी की डेथ पे लिखा जाता है, रिफ्लेक्ट्स ऑन डेथ और लॉस, ठीक है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन ऑफ सॉरो, सैडनेस और डिस्पेयर। इसमें जब, क्योंकि यहाँ पे हम डेथ के बारे में लिख रहे होते हैं, तो जनरली जो भी इमोशंस या थीम होते हैं वो सॉरो होते हैं, दुख होते हैं, सैडनेस, ठीक है। इस चीज़ की इमोशंस रहते हैं इसमें जनरली। नाउ इट डजेंट फॉलो एनी स्पेसिफिक फॉर्म इन टर्म्स ऑफ मीटर, स्ट्रक्चर या राइम स्कीम। इसमें कोई भी ऐसा स्पेसिफिक कि एलिजी में यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है या मीटर फॉलो होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कौन सा था स्टार्टिंग में, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। तो उसमें हमने राइम स्कीम देखी थी, बैलेट था, यस, बैलेट में हमने देखा था कि राइम स्कीम थी। तो वहाँ पे स्पेसिफाइड थी कि इस बैलेट में यही राइम स्कीम फॉलो होती है, लेकिन एलिजी में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। नाउ एलिजीज एंड ऑन somewhat hopeful note and gives consolation to him or herself and the readers. मीन्स पहले तो वो जिसकी भी डेथ हुई है उसके ऊपर वो अपना दुख जताता है, ठीक है, उसके साथ वो अपनी फीलिंग्स बताता है सारी कि वो किस तरह से दुखी है और अपनी सब कुछ रिस्पेक्ट वो शो करता है। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे जब पोएम एंड होती है तो वो बाद में कहीं ना कहीं से वो कुछ ना कुछ होपफुलनेस हमें दिखाता है, रीडर्स को या खुद को, कि कोई बात नहीं, ये सब लाइफ में चलता रहता है। इस तरह से वो कंसोलेशन देता है अपने आप को भी और जो उसके रीडर्स हैं जो पोएम पढ़ रहे हैं उसे भी, ठीक है। तो दो तरीके की एलिजी होती हैं, फर्स्ट इज़ पर्सनल एलिजी एंड सेकंड इज़ इम्पर्सनल एलिजी। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल एलिजी मतलब जब पोएट की खुद की किसी दोस्त की या उसके कोई रिश्तेदार की या किसी की डेथ हो जाती है और उसके बारे में वो जब अपना दुख प्रकट कर रहा होता है या दिखा रहा होता है, उसका मतलब होता है वो पर्सनल एलिजी है। पोएट मॉर्न्स द डेथ ऑफ सम फ्रेंड और रिलेशन, वो मतलब किसी अपने ही उसके लव्ड वंस की किसी की डेथ होती है तब वो अपना दुख दिखाता है, वो होती है पर्सनल एलिजी। लेकिन इम्पर्सनल एलिजी में पोएट लेमेंट्स द जनरल फेट ऑफ मैनकाइंड। लेमेंट का मतलब भी शोक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पोएट जो है वो किसी जनरल आदमी, मतलब उसे नहीं जानते पोएट, उसके लिए नॉर्मल मैनकाइंड मीन्स नॉर्मल कॉमन पीपल लोगों के लिए जब वो दुख अपना प्रकट कर रहा होता है उनकी डेथ पे, तो वो आ जाता है इम्पर्सनल एलिजी में। आई होप इट इज़ क्लियर। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं एलिजी के। फर्स्ट वन इज़ एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय टॉमस ग्रे। ये एक इम्पर्सनल एलिजी है। अगर आपने ये पोएम पढ़ी है तो आपको पता होगा यहाँ पे जो कॉमन लोग होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है और वो अननोटिस्ड होते हैं, उनके लिए नॉर्मली विलेजर्स के लिए ये लेमेंट करता है, ठीक है, उनके लिए दुख अपना दिखाता है।
लेकिन जो रग्बी चैपल है, दूसरी पोएम जो है वो रग्बी चैपल है, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है। इनकी जो ये पोएम है ये पर्सनल एलिजी है, क्योंकि इसमें इन्होंने अपने फादर की डेथ पे अपना शोक दिखाया है। ठीक है, अगर आपको टॉमस ग्रे या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में जानना है तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है इन दोनों के ऊपर, तो आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। राइट, तो इसी के साथ हमारी सारी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री की सीरीज़ ख़त्म होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया और सब कुछ समझ आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और हाँ, उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी मैं कोई नए वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।